हमारे फिनाले की परफॉर्मेंस आने वाली थी, जो कि एक बहुत ही दमदार गाना है जिसका नाम है आजमाले दम, जो विशाल ददलानी जी और शंकर महादेवन सर ने गाया है। तो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, और वो मिसफिट्स का फिनाले परफॉर्मेंस था। हमेशा कोई ना कोई, जैसे आप प्रियांक की बात कर रहे हैं, ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड, ही इज़ सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड जब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, हम सब एक दूसरे के लिए वेट करते थे। प्रियांक ने कितनी बार सेट पे, हम में से कोई भी अगर लेट है तो हम नॉर्मली प्रियांक के साथ घर जाते थे। तो हम एक दिन वेयर हाउस में शूट कर रहे थे, दिस वाज आधा शूट हमारा हो गया होगा उसके बाद एक दिन, और हम कहीं दूसरी साइड पे थे वेयर हाउस में। तो ऐसा कोई मोमेंट हुआ और उधर से जैकलीन मैम की आवाज़ आई और उन्होंने चिल्लाया। आई थिंक उस टाइम पे ओम शांति ओम भी आई थी उन्हीं सालों में। हाँ। और वो दीपिका पादुकोण का वेव देख के हाँ, मेरी छोटी सी ऐसे ईशा बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई थी। सर आके बैठे, मैं छोटी सी हूँ, बहुत नर्वस थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि संजय सर के सामने डांस करना है। एक एक स्टेप आपको बोलेंगे आप करके दिखाइए, फिर वो खुद आपको गाइड करेंगे कि अब ये हाथ को ऊपर ले जा, हाँ गोविंदा की वो वाली फिल्म याद है, उसका एक स्टेप ऐसे डाल, इसको ऐसे घुमा दे हाथ को, अब ये वाली फीलिंग सोच, माधुरी का वो वाला स्टेप क्या था, ऐसे ऐसे करके ही विल थ्रेड इट आउट। मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई थी जब मैंने उन्हें देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम बड़े हुए हैं उनको देख के। ऑथेंटिसिटी से निभाने हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना है, डांस करना है मुझे स्क्रीन पे माधुरी दीक्षित की तरह डांस करना है, ये मेरा सपना है। एक ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? खूबसूरती, कॉन्फिडेंस या नॉलेज, या आपके नज़रिए से क्या इम्पोर्टेंट होता अगर मुझे पता होता तो मैं जीत जाती। इलीशा मेयर मेरे सामने मौजूद है। अच्छा, संजय लीला भंसाली के बारे में पूछना चाहूँगा। संजय लीला भंसाली को कहा जाता है कि बहुत परफेक्ट डायरेक्टर है। आपने उनके साथ जब काम किया तो आपके दिल में या दिमाग में कोई डर था कि यार इनके साथ काम करना है? जो कि मतलब मैंने उनके बारे में सुना है कि अगर 100 लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अगर पीछे 10वीं लाइन में भी अगर कोई खड़ा है, उसके बाल अगर ठीक नहीं है, उसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं, तो वो वहाँ जाकर भी उसको करेक्ट कर देंगे। तो ऐसा आपने क्या सीखा हीरा मंडी में, या आपने देखा कि यार ये वाकई में इंसान कुछ अलग है? 100% अलग है। जो भी आपने सुना है संजय सर के बारे में वो सब सच है। वो बहुत पार की नज़र है उनकी। और ऑफ कोर्स वो परफेक्शनिस्ट उनको कहा जाता है, बट वो इतने जिस भी प्रोजेक्ट पे, जिस भी कहानी पे वो काम कर रहे होते हैं, वो उसमें मैरिनेटेड रहते हैं। वो उनके जहन में सिर्फ उसका मनन चलता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके आसपास जो टीम है, उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, वो सेम पेज पे हों, वो भी उसी मनन में रहें, ताकि क्रिएटिविटी अपना बेस्ट फ्रूट बना सके, एक बेस्ट तरीके से वो चीज़ बाहर आ सके, सब अपना पार्ट उस तरीके से करें। इसीलिए वो स्ट्रिक्ट हैं शायद। कोई ऐसी मेमोरी है जो हीरा मंडी की आप बता सकें, जो आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जब संजय लीला जी सर को आपने देखा कि यार ये इतनी चीज़ पे भी ध्यान देते हैं? ऑफ कोर्स। कुछ ऐसा तो बता जब सकते? फर्स्ट डे हम गए थे, ऑब्वियसली हम बहुत नर्वस थे, और हमें एक दिन भी नहीं मिला था, 2-4 घंटे मिले थे। गाना आया था, मेरी जो गुरुजी हैं विजयश्री चौधरी, उनको बुलाया था सर ने, और एक गाना था सकल बंद, जिसकी हमें कोरियोग्राफी करनी थी पीले कपड़ों में। ओके, हाँ हाँ जी। तो वो गाना आया, और दीदी बोलते हैं हमारे कल्चर में टीचर को, तो दीदी ने कहा कि बच्चों घर आ जाओ, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हम गए, 2 घंटे में हमने कोरियोग्राफी बनाई दीदी के साथ, दीदी ने हमें सिखाया, और हम चले गए सेट पे। और सर के सेट पे कोई टाइम नहीं होता है, मुझे तो याद भी नहीं होगा कि हम कितने बजे गए थे, शायद 10 बज रहे होंगे रात के, बट उनको उसी वक्त वो कोरियोग्राफी देखनी थी, क्योंकि शूट आ रहा था 1-2 दिन में। तो हमने कुछ बनाया और हम गए प्रेजेंट करने, और हम याद कर रहे हैं फटाफट फटाफट। फिर सर आके बैठे, और जिस तरीके से उन्होंने, मैंने ऐसा सुना था सर के बारे में कि सर जो हमारे कथक के खुदा जिनको मानते हैं, जिनको गॉड ऑफ कथक कहा जाता है, पंडित बिरजू महाराज, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे संजय सर। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से वो मेरी टीचर से मिले, जो उन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन रखा कि ये कमर्शियल वर्ल्ड से हटके हैं, ये एक आर्टिस्ट हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे और मेरी फ्रेंड को भी एक्नॉलेज किया बहुत रिस्पेक्ट से, क्योंकि वो कथक डांस फॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं छोटी सी हूँ, बहुत नर्वस थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि संजय सर के सामने डांस करना है। फिर हमने डांस किया, सर ने करेक्शंस किए, और आपको पता है जब आप संजय सर के सेट पे काम करते हैं तो एज अ डांसर भी सर कोरियोग्राफी भी कितनी खुद करवाते हैं। वो बैठेंगे खुद, एक एक स्टेप आपको बोलेंगे आप करके दिखाइए, फिर वो खुद आपको गाइड करेंगे कि अब ये हाथ को ऊपर ले जा, अब इसमें वो वाला रेफरेंस डाल, रैंडम चीज़ों का, मतलब एक कथक का गाना चल रहा होगा एंड हील बी लाइक कि हाँ गोविंदा की वो वाली फिल्म याद है, उसका एक स्टेप ऐसे डाल, इसको ऐसे घुमा दे हाथ को, अब ये वाली फीलिंग सोच, माधुरी का वो वाला स्टेप क्या था, ऐसे ऐसे करके ही विल थ्रेड इट आउट।
लाइक दैट्स हिज क्रिएटिव मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन भी वहाँ खराब हो सकती है। खराब नहीं हो सकती है, वो सिर्फ आप उस पे ग्रो ही Grow करते ही हैं, यू करोगे। हैव टू कीप मॉडिफाइंग, यू हैव टू स्टे ऑन द सेम पेज, और उससे जो मैजिक क्रिएट होता है ना, वो तभी वो गाना हिट हुआ। अपरंपार है, दैट्स मतलब हीरा मंडी का एक एक गाना हिट हुआ, एक एक स्टेप्स, एक एक डायलॉग्स। जी। मनीषा कोइराला जी को जब आपने देखा इस पूरे किरदार में, क्या फीलिंग्स है? क्योंकि मनीषा कोइराला अभी तक एक स्वीट गर्ल, रोमांटिक गर्ल, अलग तरीके की, जी। लेकिन इसमें वो अलग ही किरदार निभा रहे हैं। एक ग्रे शेड, अगर मैं कहना चाहूँ, एक ग्रे शेड में थी। आपको क्या लगा था मनीषा कोइराला के बारे में, या इस तरीके का किरदार के रूप में आपने उनको देखा? मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई थी जब मैंने उन्हें देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम बड़े हुए हैं उनको देख के, लेकिन उनमें अभी भी इतनी सीखने की इच्छा है। मतलब उन्होंने तो जब देखा हम सबको डांस करते हुए, तो उन्होंने मेरी गुरुजी को देखा, विजयश्री दीदी को, और उन्होंने फिर उन्हें साइड पे ले लिया, और फिर उन्होंने कहा मुझे ये रिहर्स करवाओ, मुझे ये स्टेप बताओ, मुझे ये दिखाओ, ये हाथ मुझे करके दिखाओ, ये जबकि उनका डांस नहीं था। नहीं, गाना था उनका, हाँ। आने वाला था, बट उन्हें पता था कि ये स्टेप्स चेंज भी हो सकते हाँ, हैं हाँ, बाद हाँ, में जाके, हाँ, हाँ। बट स्टिल उनमें उनको अगर कोई चीज़ देख के अच्छी लगी कि ये बहुत ग्रेसफुल लग रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, सीखने के उन्होंने लिए। खड़े होके इतनी प्रैक्टिस करी है, स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम दे के प्रैक्टिस करी है, सेट पे जल्दी आके प्रैक्टिस करी है, तो वो चीज़ बहुत ही काबिले तारीफ है। तो ये जो बिलीव की जो दुनिया है, इसमें जो है जुनून, एक शो आपके साथ जुड़ गया, इस शो की आपके साथ क्या मेमोरीज हैं? और जब ये शो आपके पास आया तो सबसे फर्स्ट फीलिंग क्या आई? I'll tell you a very honest story. मैं अपने कॉलेज में ना, अपने कॉलेज की डांस सोसाइटी में थी, तो तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर ही बनना है आगे जाके। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ये थॉट था कि ऐसा मुझे पता था, इट वॉजेंट विशफुल थिंकिंग कि काश ऐसा हो जाए, बट कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि लाइफ में मैं कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो करूँगी जिसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, 1-1.5 साल का वो जर्नी रहेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस और बहुत कंज्यूम करने वाला कैरेक्टर ऐसा मुझे मिलेगा, और ऐसी दोस्तियाँ बनेंगी, ऐसी यारियाँ बनेंगी जो मैं अपनी पूरी लाइफ चेरिश कर सकूँ। And I think I just manifested a show like Hai Junoon. So when it came along, there was a sense of knowing, which is very surprising. Like I wasn't shocked कि अच्छा ऐसा कोई show बन रहा है. I was like अच्छा आ गया, अब ये हो रहा है. And बहुत सारी memories हैं. 1-1.5 साल का सफ़र रहा है हमने साथ में. It was almost like going back to college. हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए. It was literally like college. कॉलेज जैसी फीलिंग्स ही, वो पूरा कॉलेज वाला ही है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साथ में खाते हैं, साथ में लड़ते हैं, साथ में रिहर्सल पे जाते थे, साथ में घर आते थे, और 60 दिन के शूट में ऐसा गिन के 1 या 2 दिन हुआ होगा कि हमने अपनी वैन्स में अलग बैठ के खाना खाया। 40 गाने और फिर उनके ऊपर परफॉर्म करना, और आपके सामने जैकलिन फर्नांडिस जो बहुत अच्छी डांसर भी हैं, आप भी अच्छी डांसर हैं। एक कॉलेज में डांस करना और एक शो में डांस करना जहाँ पर अच्छे अच्छे डांसर थे, जिसमें प्रियंक शर्मा भी हैं, बेहतरीन डांसर है ना, तो इन लोगों के साथ डांस करना और एक पूरे एक शो के लिए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? और कौन सा ऐसा मोमेंट आया जहाँ आपको लगा कि यार ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आपने कर दिखाया? हाँ, तो ऑब्वियसली मैं एक कथक डांसर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कथक में करी है, और हिप हॉप मैंने सिर्फ कॉलेज में थोड़ा बहुत सीखा था कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊँ। बट इस शो में जब हम ऑडिशंस दे रहे थे, तब पता चला कि रोयल जो हैं वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं इसकी, एंड ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हिप हॉप इन इंडिया। तो पता था कि ऑडिशन भी तोड़ू होने वाला है, तो फाड़ना पड़ेगा। और फिर जब रिहर्सल स्टार्ट हुई और पीसेस बनने स्टार्ट हुए, तो हम डे 1 से समझ गए थे कि that's the standard of dancing that we have to match. I'll tell you very honestly, ये शूट हमने इतनी मेहनत करी है, और इतना हम सब ने इंडिविजुअली एज एक्टर्स, एज डांसर्स एंड एज पीपल इतना ग्रो कर लिया है इस एक जर्नी से, जितना हम 5 या 6 प्रोजेक्ट्स करके करते। और वो इसीलिए था क्योंकि हम शूट भी कर रहे हैं, शूट के बाद रिहर्सल्स पे भी जा रहे हैं, तो वी हैड लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ, होता है ना कि जब कुछ चीज़ सामने आती है तो आप सोचते हो कि अच्छा ये मुश्किल है, या ये आसान है, या ये ठीक है। ये सोचने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। जो आ रहा था टास्क, हमें बस करते जाना था। एंड वन सच डे हैपेंड व्हेन वी वर शूटिंग बैक टू बैक, माय स्केड्यूल, ऑल माय सीन्स वर गोइंग ऑन, एंड हमारे फिनाले की परफॉर्मेंस आने वाली थी, जो कि एक बहुत ही दमदार गाना है जिसका नाम है आज़माले दम, जो विशाल ददलानी जी और शंकर महादेवन सर ने गाया है। तो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, और वो मिसफिट्स का फिनाले परफॉर्मेंस था। 3.5 मिनट का गाना था, और मेरे पास उसे प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें ब्रेकिंग थी, बहुत सारे हिप हॉप के स्टाइल्स थे, लॉकिंग थी, पॉपिंग थी, पता नहीं क्या क्या था,
और वो मुझे पूरा पीस एक दिन में याद करना था, ओह माय गॉड। जो कि मुझे करना पड़ा और मैंने किया। और मेरी पूरी टीम ने, कोरियोग्राफी टीम ने, मेरे सारे को एक्टर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। कितने वो अच्छे घंटे से तक आपने execute ये हुआ। पूरी तैयारी की इस एक 12 से 14 घंटे, बैक टू बैक? ऑफ कोर्स। वाओ। जैसे कि कोई एक फिल्म होती है, कोई एक वेब सीरीज होती है, तो उसमें मेन फोकस उस कहानी पे रहता है। आपकी कहानी ही पूरी डांस, म्यूजिक, जी। एक टैलेंट है, टशन है, एक जिद है सबके अंदर कि एक अच्छा डांस करना है, ये सारी चीजें उसकी एक पूरी जंग चल रही है। वो आपका शो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नच बली है, झलक दिखला जा में तो चलो 2-3 मिनट की आपको परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन यहाँ तो क्या एक्टिंग का भी एक अलग चल रहा है और डांस परफॉर्मेंस भी, तो दोनों को बैलेंस करना कितना टिपिकल रहा? एक्चुअली वो डिफ़िकल्टी सिर्फ इस तरीके से थी कि हर किसी की आपसे एक्सपेक्टेशन थी। जैसे जो हमारे डायरेक्टर हैं, जब आप सेट पे आ रहे हो एज एन एक्टर, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप होमवर्क करके आएँ और आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक परफॉर्म करें एज एन एक्टर, एज योर कैरेक्टर। एंड जब हम डांस करते थे तो भी ऐसा नहीं था कि क्योंकि हमारे पास रिहर्सल का टाइम नहीं है तो डांस का लेवल इजी कर दिया जा रहा था। जो भी हमसे एक्सपेक्टेशंस थी वो हमें मैच करनी ही थी, राइट? सो डिफ़िकल्टी बस उस लेवल पे थी, बट वंस वी गॉट इनटू द कैरेक्टर्स, वंस वी गॉट इन द फ्लो ऑफ द शूट, तब हम बाइफर्केट ही नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा अभी ये करना है, अभी वो करना है। हम अपने कैरेक्टर्स बन गए थे एक पॉइंट के बाद। जब शूटिंग खत्म हो जाती तो उसके बाद कैसा माहौल होता था? सारे शूटिंग खत्म हो जितने जाती शूटिंग थी, के बाद सब लोग कैसे क्या बहुत करते मज़ा थे? आता था। हम बहुत एक्साइटेड होते थे, हम साथ में घर जाते थे, साथ में खाना खाते थे, फिर साथ में क्रिप करते थे कि है आज सिर्फ 3 घंटे सोने को मिलेगा और कल सुबह इतने बजे का कॉल टाइम है। बट हाँ, बहुत मज़ा आता था क्योंकि हम सब साथ में रैप करते थे। और इनफैक्ट अगर हम में से किसी एक का रैप जल्दी हो रहा है तो हमेशा कोई ना कोई, जैसे आप प्रियांक की बात कर रहे हैं, ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड, ही इज़ सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड जब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, हम सब एक दूसरे के लिए वेट करते थे। प्रियांक ने कितनी बार सेट पे, हम में से कोई भी अगर लेट है तो हम नॉर्मली प्रियांक के साथ घर जाते थे, हम सब आसपास रहते हैं, तो ही वुड वेट एक्स्ट्रा 2 आवर्स ऑन द सेट, 3 आवर्स ऑन द सेट कि फ्री हो जाएंगे फिर साथ में जाएंगे। मतलब पूरा कॉलेज टाइप का माहौल, एकदम पूरा। कॉलेज वाला। जैकलीन, बोमन ईरानी और इधर नील नितिन मुकेश, इन तीनों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? बोमन ईरानी तो काफ़ी बड़े एक्टर हैं और उनको हम कई जगहों पे देख चुके हैं, तो इनके साथ काम करने का आपका फर्स्ट मौका होगा? ऑफ कोर्स। कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बमन सर के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे क्योंकि वो ठीक है। सुपरसोनिक्स के मेंटोर उन्होंने प्ले किया है। बट ऑब्वियसली जब वो शूट चल भी रहा था तो हमने सुना था, हमने वो सीन्स देख लिए थे पहले ही, तो बहुत बहुत खुशी हुई थी, बहुत हम्बलिंग और बहुत प्राउड मोमेंट था कि बमन सर जैसे एक्टर हमारे शो में ये किरदार निभा रहे हैं, तो आपको भी एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अच्छे से करना है। एंड नील सर और जैकलीन दोनों ही, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी सीनियर एक्टर्स। उनसे ऑब्वियसली हर दिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। नील सर इतने ज़्यादा इन अ वेरी ऑनेस्ट वे इन्वॉल्व होते हैं हर एक्टर की जर्नी से। वो हम सब बच्चों से इतना खुल के बात करते थे, अपनी जर्नी के बारे में हमें कहानियाँ बताते थे। एंड जैकलीन की एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस एंड पोलाइट, बट शी वुड नॉट इंटरैक्ट सो मच इन द बिगिनिंग। बट स्लोली एक हमारा ना इंटरनल जोक बन गया था। एक रील थी कोई जिसमें एक बंदा ऑमलेट बनाता है, पता नहीं आपने वो देखी है कि नहीं, और वो ऑमलेट फ्लिप करके बोलता है ये ले, तो वो बहुत फनी रील है। और हमारे ग्रुप का, मिसफिट्स का, वो वॉर क्राई बन गया था। तो हम कुछ भी करते थे, कोई फ्लिप करते थे, कोई लिफ्ट करते थे या कोई जोक पास करते थे तो ये ले करते थे। एंड वी डिडंट नो कि जैकलीन इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस। तो हम एक दिन वेयर हाउस में शूट कर रहे थे, दिस वाज आधा शूट हमारा हो गया होगा उसके बाद एक दिन, और हम कहीं दूसरी साइड पे थे वेयर हाउस में। तो ऐसा कोई मोमेंट हुआ और उधर से जैकलीन मैम की आवाज़ आई और उन्होंने चिल्लाया ये ले। So that day we sort of broke the ice and आपके शो का जिस दिन इवेंट था तो मैं भी आया था, वहाँ मौजूद था। इवेंट तो बहुत बहुत ग्रैंड था। शायद जैकलीन को जैकी माँ क्या बोला जा रहा था? जैकी मामा। जैकी मामा। इसके पीछे की क्या स्टोरी है? किसने नाम रखा था ये? It was a very impromptu thing. I think Santana stage pe thi, and that's the feeling we got because she's so senior than all of us, and we have so much that we can learn from her. So that was a mutual feeling, and because she's also playing our mentor, it came very naturally. तो उसने बस बोल दिया, and it is true. And Jacqueline also loved it, so now we all call her Jackie. क्योंकि हम इवेंट में सुन रहे थे जैकी मामा, जैकी मामा, एकदम से नया नाम। उस दिन शंकर महादेवन सर भी थे और बहुत सारे लोग थे। मतलब इवेंट बहुत बेहतरीन था। आपको सबसे बेस्ट रिव्यू क्या लगा? आपको
आपके किरदार को लेकर भी अगर किसी ने क्रिटिक किया कि मतलब एक होता ना समालोचना, आपकी तारीफ भी की, आपकी बुराई भी बताई, ऐसा कोई आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई ऐसा कमेंट आया हो? ऑनेस्टली इवेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई थी, क्योंकि उस दिन मुझे 2 से 3 परफॉर्मेंसेस करने का मौका मिला था। एंड मुनमुन जो किरदार है, उस दिन हमारे कैरेक्टर इंट्रोज भी प्ले हुए थे। तो उस दिन तो सब अच्छा ही हुआ था क्योंकि सब में क्यूरियोसिटी थी, शो देखने की जो एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई थी आई थिंक। कमेंट्स पढ़े आपने इंस्टाग्राम पे या जी। यूट्यूब पे? क्या हाँ, थे कमेंट्स? एक क्यूरियोसिटी ये बहुत ज़्यादा थी कि ये नई लड़की कौन है सिद्धार्थ निगम के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ निगम इतने टाइम बाद अगर किसी शो में रोमांस कर रहे हैं या हमारी एक जो लव स्टोरी है, तो वो क्यूरियोसिटी बहुत थी। और बहुत अच्छा बोल रहे थे लोग, बहुत प्यारे कमेंट्स कर रहे थे। एंड इनफैक्ट आई थिंक उसी दिन से जब लोगों को पता चला कि नाम मुनमुन है और शो में जो विक्रम का किरदार है वो मुझे मून्स बुलाता है, तो इतनी क्यूटली, इतनी प्यार से सबने मुझे मून बुलाना शुरू कर दिया। तो तब से आपका नाम मून पड़ गया है। ये अच्छी बात है। आपने सीबीसी चैनल के साथ एक काम किया है, उसमें एक लीड रोल निभाया, इसके बारे में बताइए और कैसे मिला और कितना चैलेंजिंग लगा कि इंडिया में काम करना ये आपका सपना था, इंटरनेशनल काम करना का भी सपना आपने सोच रखा था कभी कॉलेज में या बचपन से? ऑफ कोर्स मुझे मेरा सपना हमेशा अच्छा काम करने का था, बड़े पैमाने पे काम करने का था। और मतलब ये ऐसी बात है कि मैंने एक ऑडिशन दिया और ये शो जो मैंने किया है उसका नाम अलीजियंस है। मैं उसकी लीड किरदार नहीं हूँ, लीड किरदार एक लड़की है जिनका नाम सुपिंदर रैच है। ठीक है। एंड ये इसका सीज़न 1 आया था कनाडा में पिछले साल, और वो पूरी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में था, सीबीसी चैनल पे था, एंड इट वाज अ ह्यूज हिट। तो इस बार जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो वो सीज़न 2 के लिए था, जिसका मतलब है कि एज एन एक्टर आपके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वो शो ऑलरेडी एक लेगेसी, एक वैल्यू कैरी कर रहा है और आपको उसे आगे बढ़ाना है। तो हुआ ऐसा था कि उसमें एक पूरा एपिसोड एक कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, तो ऐसा एक एपिसोड मेरे किरदार पे बेस्ड था। तो जब ये ऑडिशन आया, मुझे पता चला कि वो जो किरदार है वो एक पंजाबी स्टूडेंट का है जो कनाडा जाते हैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने आए हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो एक कॉलेज स्कैम पे बेस्ड था, और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी हैं। मैंने ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को फ़ोन किया, उसके लिए मैंने प्रिपेयर इस तरीके से किया कि उनसे घंटों बातें करी, उनसे समझा कि ये पूरा स्कैम जो एक्चुअली में चल रहा है या चलता आया है, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करी। और मुझे बहुत बड़ी बात लगी है कि जो भी मेकर्स हैं वो कितना ट्रस्ट रखते हैं न्यू एक्टर्स में, कि बेस्ड ऑन योर मेरिट, बेस्ड ऑन योर ऑडिशन, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। आप आए हो, आपने ऑडिशन कैसा किया है, आपने किरदार को जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है, इसी बेसिस पे वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो मतलब एक पंजाब की लड़की को उन्होंने वहाँ जाके इतने बड़े पैमाने पे पटक दिया, तो मुझे बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील हुआ और बहुत मज़ा आया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। आप जब गिद्दा भी करती होंगी तो क्या कभी किया है या? ऑफ कोर्स किया है ऑफ कोर्स किया है जी। गिद्दा कितना आपको, मतलब क्योंकि जब भी कोई पंजाबी गिद्दा करता है ना तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है जी। गिद्दा करते वक्त आपको। और कभी आप चाहेंगे कि आप किसी शो में या किसी फिल्म में या मूवी जब भी आपको आप करें? हाँ, मैं बिल्कुल चाहूँगी, और मुझे गिद्दा और भंगड़ा दोनों ही बहुत बहुत पसंद है। पंगड़ा बोलते हैं, सॉरी मेरे सीनियर्स मुझे बहुत डांटते थे जब मैं स्कूल में थी कि मैं पंगड़ा को भांगड़ा क्यों बोल रही हूँ। इतने एनर्जेटिक डांस फॉर्म्स हैं, एंड आई थिंक ये स्पेसिफिकली पंजाबी डांस फॉर्म्स जो ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन जब आप नाच रहे होते हैं तो आप सब भूल के सिर्फ खुल के नाचते हैं। And I love that. पंजाबियों की आदत है, फिर वो ये नहीं देखते कि कौन हमें देख रहा है, हंसेगा कि नहीं, जो नाचना है फिर तो सबको नचाएंगे, सबको नचाएंगे। आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने मिस यूनिवर्स इंडिया में आप गई थी, आपकी वहाँ पर एक जर्नी थी, लेकिन आपके बारे में किसी ने कहा था यू आर मेड फॉर सिनेमा, इसके बारे में बताइए। ये बात पता चल गई आपको? हाँ जी, तो जब मैंने ग्रेड 10th में डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिठा के पूछा कि कैसे करोगी तुम्हारी कोई बैकिंग नहीं है इंडस्ट्री में, तो अच्छा, किसको देख के आपको एक्टर बनना था? मतलब आपने किसको देखा शुरू से कि यार ये अच्छी एक्टिंग करी, मुझे भी इसी में करियर बनाना है? मुझे बचपन से, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मैं माधुरी दीक्षित के गाने बहुत सुनती थी। मैं रोज़ रात को एक बार तो उनका देवदास का कोई गाना या मीना कुमारी जी का कोई गाना देख के ज़रूर सोती हूँ, ताकि वो मेरे जहन में रहे। और
आई थिंक उस टाइम पे ओम शांति ओम भी आई थी उन्हीं सालों में। हाँ और वो दीपिका पादुकोण का वेव देख के हाँ, मेरी छोटी सी ऐसे इलिशा से। बहुत एक्साइटेड हो गई थी हाँ। कि ड्रीमी गर्ल बनना है, यू नो। हम्म, तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई थी। बट मैं तब डांसर थी, मुझे एक्टिंग की क्राफ्ट के बारे में कुछ नॉलेज थी नहीं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ग्रेड 10th में मैंने डिसाइड कर लिया था और पेरेंट्स ने पूछा कि तुम कैसे करोगी, तो मैंने कहा कि मैं पैजेंट्स में ट्राई करूँगी और वहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड मैं एक्टिंग में जाऊँगी। तो 2 साल मैंने कोशिश करी, मैंने पार्टिसिपेट किया मिस यूनिवर्स इंडिया में एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई थिंक दैट बहुत एक्सपोजर मिलता है यंग लड़कियों को। जब आप जाते हो अपने आप को, आपको इतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करना पड़ता है पूरी दुनिया के सामने, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। और सबसे बड़ी सीख ये होती है कि आप देखते हो कि नोबडी इज़ परफेक्ट, बट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन हु यू आर एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड प्रेजेंट योर सेल्फ विद ऑथेंटिसिटी टू द वर्ल्ड। तो वो जर्नी में आई थिंक हमारा टैलेंट राउंड हुआ था, जब बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आके देखते हैं कि इस साल के पैजेंट कंटेस्टेंट्स में से कौन क्या करता है। तो उसमें एक्टिंग का राउंड था, डांसिंग का राउंड था। और तब मुझे सबने फर्स्ट ईयर में यही बोला था जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था कि यू आर मेड फॉर सिनेमा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर इन पैजेंट्स, यू आर मेड फॉर सिनेमा। एंड आई सेड ठीक है फाइन, बट मैं ज़िद्दी इतनी हूँ कि मैंने कहा ठीक है वो मैं कर लूँगी, वो मुझे करना है, बट मुझे ये भी जीतना है। किसने कहा था? जो हमारी हेड है मिस यूनिवर्स इंडिया की, जो मिस इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है, नताशा ग्रोवर। ओके। She's a gem of a person. She's very encouraging to all the young girls who come and participate. And I remember she was the one who just said गले लगा के, this girl will be a star, this girl will be a very good actor, I can tell. And yeah, so it was very encouraging. But मैं इतनी ज़िद्दी थी, मैं अगले साल फिर गई, मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सिलेक्ट हो गई। Wow. जीत नहीं पाई मैं, बट वो बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि दोनों साल से मेरा टेक अवे यही था कि यू शुड जस्ट गो फॉर बॉलीवुड, यू आर मेंट फॉर सिनेमा, एंड हियर आई एम। यहीं पे एक सवाल करूंगा, भले ही हम जीत नहीं पाए, लेकिन उस हार से हमने क्या सीखा? और वो जो हार नहीं कहेंगे, मैं उसको हार नहीं कहता हूँ, कि हम चलो ठीक है हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आपने उससे सीखा क्या? और ये आपकी लाइफ की जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? जब हमें कुछ मिल नहीं पाता, हम कुछ पा नहीं पाते, लेकिन हम उससे कुछ सीखते हैं, या आप टूट गई थी, क्या हुआ था आपके साथ में? आपने मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। सी बात ऐसी है कि पैजेंट का ना एक एंड गोल होता है। आप पैजेंट में जो विनर होता है, एक ही विनर होता है, एक ही बार। मुझे वो शौक था कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक दुख, एक वो हल्का सा वूंड हमेशा रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, जो उसकी जर्नी थी, जो एक्सपोजर मुझे मिला एट दैट एज, टू सी, टू लर्न हाउ टू बी confident in my skin, how to accept myself the way I am and present my authentic self to the world, वो मेरे लिए बहुत ही invaluable रहेगी। और ये सीख लेना कि कोई भी perfect नहीं होता है, बस आप जो हो आप उसमें खुद खुश रहो, ताकि आप दुनिया में अपने आप को उसी खुशी से प्रेजेंट कर सको और खुशियाँ बांट सको। एक और आंसर जानना चाहूँगा, एक ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? खूबसूरती, कॉन्फिडेंस, या नॉलेज, या आपके नज़रिए से क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगर मुझे पता होता तो मैं जीत जाती। नहीं, फिर भी हमने कुछ सीखा होगा, क्योंकि कई दफ़ा जैसे मैं भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं उसमें मान लीजिए नहीं पास हो पाया, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, या कोई एग्ज़ाम हुआ। I'll tell you, जब मैंने फर्स्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, तब मैंने ये ज़रूर देखा था कि अपने आसपास की लड़कियां, स्पेशली जो उम्र में मुझसे बड़ी थी, उन सब में सीखने की बहुत लत थी, बहुत ज़िद थी। मतलब एक भी दिन उनकी ज़िंदगी का नहीं जाता होगा जब वो सुबह उठ के कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स पढ़ना, अपने आप को एजुकेट करना। क्योंकि ठीक है, ब्यूटी इज़ ऑन वन साइड, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जब आपके हाथ में माइक आएगा तो आपको बात भी करनी है। तब आप क्या बोलते हो, आपके दिमाग में थॉट्स क्या हैं, आप उनको कैसे इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो तब तक नहीं आ सकती है जब तक आप उस तरीके से सोच ना पाओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपका सोच, आपकी सोच कैसी है, आप किस तरीके से सोचते हैं, उसी से आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, उसी से आपके एक्शंस बनते हैं, बिहेवियर बनता है, पर्सनालिटी बनती है। सबसे पहले तो आप मुझे अपने टैटू के बारे में बताइए, क्या स्पेशल है इसमें, कब बनवाया? This tattoo says believe. ओके। एंड ये मैंने बनवाया था जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ही था। एंड बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था ये, बस इस शब्द की बहुत अहमियत है मेरी लाइफ में।
एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक द वेरी बेसिक कि करियर के बारे में है, ये सब नहीं है. इट्स वेरी, इट गोज बियॉन्ड दैट. इट्स वेरी डीप, होल्ड्स अ वेरी डीप मीनिंग फॉर मी. एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप ट्रूली बिलीव कि आप जैसा सोचते हैं वैसे आपकी दुनिया बनती जाती है आपके आसपास. सो आपका बिलीफ सिस्टम जो है, आपका माइंडसेट जो है, आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज़ की टू हाउ you live your life and what you leave behind. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे जिनमें आप काम करने वाली हैं, और अभी भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, या कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर या कोई एक्ट्रेस जिनके साथ आपको काम करना है? Nothing is in the pipeline Okay. right now. I really hope कि लोग शो देखें एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कोई और बेटर प्रोजेक्ट करने में, कोई और अच्छा किरदार निभाने में, अच्छा काम करने के लिए. एंड ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स मैं कथक डांसर हूँ. मैं माधुरी दीक्षित को देखते हुए बड़ी हुई हूँ, और मुझे मौका मिला है संजय सर के सेट पे हीरा मंडी पे असिस्टेंट कोरियोग्राफी करने का भी. बट मैं उनके साथ एज एन एक्टर काम करना चाहती हूँ. तो दैट इज़ माई अल्टीमेट ड्रीम, टू वर्क विद संजय लीला भंसाली एज एन एक्टर. एंड ऑफ कोर्स मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छे किरदार निभाने हैं, ऑथेंटिसिटी से निभाने हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना है, डांस करना है मुझे स्क्रीन पे माधुरी दीक्षित की तरह डांस करना है. ये मेरा सपना है. आपने काला और आलोका इन दोनों में काम किया है, एक्सपीरियंस क्या रहे और ये किरदार आपको किस हद तक दिल तक छू गए? हाँ, काला एक्चुअली जब मेरे पास ऑडिशन आया था तब मैं पहले देने भी नहीं वाली थी. क्योंकि मैं पैजेंट की लड़की हूँ. मैंने सोचा मैं इतनी गर्ली हूँ अपनी रियल लाइफ में, ऐसे कथक डांसर, अब मैं कैसे फुटबॉलर का किरदार निभाऊंगी. तो मेरे एक दोस्त बट आपको देख के लगता नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप एथलीट जैसी वो एक्चुअली चेंज मुझ में काला से आया है. क्योंकि फिर मेरे एक दोस्त ने ऐसे मेरे सिर पे टपली मारी. उसने बोला जाओ और जाके मेहनत करो, मुश्किल लग रहा है ना, दूर लग रहा है कैरेक्टर, तो आप जाओ और एक्स्ट्रा मेहनत करके प्रूव इट टू योर सेल्फ दैट यू कैन टैप इन टू दैट साइड ऑफ यू एंड परफॉर्म. तो फिर मैंने उसको चैलेंज की तरह ले लिया कि अब अगर मैं दूंगी ऑडिशन तो फिर मैं अच्छे से दूंगी और अच्छे से ही करूँगी और लेके जाऊँगी प्रोजेक्ट. तो वो जर्नी वो थी. बट क्योंकि मेरे पास समय था उस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो कुछ महीने मैंने अपना रहन सहन, कपड़े जो मैं कपड़े पहनती थी, जो मैं खाना खाती थी, जिस तरीके से मैं सोचती थी, वो सब मैंने काफ़ी बदला और अपने आप को थोड़ा लूज़ किया. इस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेके मैंने फ़ुटबॉल सीखा अपने भाई से, और उससे आई थिंक मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छा चेंज आया, क्योंकि मुझे थोड़ा कैजुअल रहना आलोका की वजह से आया. हाँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है ब्यूटी पेजेंट्स वाले लोग और मॉडल्स बहुत ऐसे स्थिर बैठने की आदत होती है. जैसे कि मेरी आदत है, मैं कुर्सी फैल जाता हूँ, बार बार मेरे कैमरा पर्सन सामने से टोक रहे कि ऐसे ऐसे, मुझसे नहीं बैठा जाता. तो ये आपको चीज़ें सिखाई जाती है कि ऐसे हो जाता है स्ट्रक्चर ही कि मैं अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा? आप सीखते सीखते वैसे बन जाते हैं. तो आपको मन नहीं होता कभी ऐसे एकदम से फैल के बैठूं? बिल्कुल होता है, तो एकदम मैं बैठ जाती हूँ. बट ये आपके काम का एक हिस्सा है. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने के लिए, और मैं है जुनून के जो बचे हुए जो एपिसोड्स है वो जरूर मैं देखूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं लेकिन मज़ा आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में गाने आ जाते हैं ना, 40 गाने हैं, तो उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है. थैंक यू आपके साथ बातचीत करने के लिए, और बहुत बखूबी आपने अपने किरदार को निभाया है. और एक कहा जाता है ना कि खूबसूरती की प्रतियोगिता से लेकर के जब आप फिर एक्टिंग फील्ड में जाते हैं तो वो दोनों चीज़ें आपके साथ काम कर रही हैं, और डांस तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है ही. थैंक यू एलिशा. थैंक यू.